आरूही आप बताओ, आपको तो क्लियर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। दिस इज +1 केमिस्ट्री है। हाँ तो बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव जो कि मास पे डिपेंड करती है और इंटेंसिव जो मास या क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। आपने तो याद भी की थी, मैंने तो आपको पीछे से क्वेश्चन आंसर ही। स्पेसिफिक होती है वो एक्सटेंसिव होती है और जो स्पेसिफिक नहीं होती है वो इंटेंसिव होती है। मास मास में साथ में लगाना। ये हो गया है। तो अब हम करेंगे हीट कैपेसिटी। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हीट कैपेसिटी। ओके, इन दिस subsection let us see how to measure heat transfer to a system. हीट जो सिस्टम के अंदर आई लानी है सिस्टम में, वो हमें मेजर करनी है। वो क्या करनी है? दिस हीट अपीयर्स, और ये हीट अगर अंदर आएगी नेचुरली लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ा है, सिस्टम का टेम्परेचर। सिस्टम के अंदर अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट अंदर आ रही है, तो क्या होगा? इट सीम्स टू बी राइज इन टेम्परेचर, बढ़ेगा। तो कह रहे हैं दिस हीट अपीयर्स एज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। बोलते हीट अगर एब्जॉर्ब करेगी तो राइज इन टेम्परेचर होगा सिस्टम का। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। बोलते तो उसका सीधा रिश्ता क्या है? हीट के साथ। हीट इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेल्टा टी। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर एंड इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? डेल्टा टी। कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा टी। इज इट ओके? तो हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो अब इसे और इस ये जो C है, बोलते इसके लिए हम लोगों ने एक नया शब्द यूज कर दिया। क्यों? ये कोएफिशिएंट के लिए C और डेल्टा टी, इसे हमने हीट कैपेसिटी कह दिया। क्या कह दिया? हीट कैपेसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होगी हीट कैपेसिटी। तो हमने क्या देखा कि जब हीट सिस्टम में ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब बदलाव आएगा टेम्परेचर में, और इसका कोएफिशिएंट इसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो क्या होगा? मतलब हीट कैपेसिटी इनटू क्या है? टेम्परेचर इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। इज इट ओके? C is what? C is called the heat capacity. C is called the हीट कैपेसिटी। तो कह रहे हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी है और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये डिसाइड करेगा कि कितनी हीट सिस्टम में ट्रांसफर हुई है, कितनी हीट सिस्टम में ट्रांसफर हुई है। तो C का पता लग गया है ना। ये जो C होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है CV और एक होती है CP, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और हीट ट्रांसफर। ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा और हीट ट्रांसफर कराई जाएगी, वो हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद हो रहा है? डायग्राम साथ में ड्रॉ करना है। और अगर ऐसा सिस्टम जिसमें आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो और उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो CV होगी। क्या होगी? CV होगी। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। अब इन्होंने कहा कि अगर आपने स्पेसिफिक हीट होती है सिस्टम की, एक स्पेसिफिक हीट भी होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक। और वो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है C इंटू M इंटू T। मास स्पेसिफिक होगा, हीट कैपेसिटी एंड इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? ये Q, ये स्पेसिफिक Q है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है? हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन आ जाता है, C दिया होगा, M दिया होगा, T दिया होगा और स्पेसिफिक हीट निकालने को दी होगी। ठीक है। जहाँ तो आपको ये फार्मूला हीट कैपेसिटी के केस में ये याद करना है। ठीक है। और जो अगर आपने Q निकालनी है सिंपल, तो उसमें कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। अब हम देखने जा रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जब कोई सिस्टम मैंने कहा कि जब कोई सिस्टम में हीट ट्रांसफर की जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसे CV कहते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसे CV। अब हमने रिलेशनशिप देखना है इसमें। क्या देखना है हमने? क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स में। डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 नंबर का क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में, फाइनल में पड़ जाता है। ठीक है। हिजेस लॉ, ये वो स्पॉन्टेनिटी को इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अब क्या है मेरे पास
एट द कांस्टेंट वॉल्यूम सी इज, बोलोगे आप, आपको क्या आ गया? आपको आ गया क्वेश्चन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन सी बी एंड सी पी। तो आपने क्या स्टार्ट किया कि सी बी क्या होती है, सी पी क्या होती है, बता दिया आपने, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। आरोही क्या होती है सी पी और सी बी? सी बी होती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब सी पी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ, तो उस टाइम वी कैन राइट द इक्वेशन Q, बोलते Q को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जब सिंपल Q था तब तो C इंटू डेल्टा टी था, लेकिन अब क्या है Q कांस्टेंट V पे हो रहा है, तो वो उसके साथ V लगा दें यहाँ पे और डेल्टा टी, और जब Q निकालनी है जब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो P लगा दें यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ तक पहुँच गए हम डेरिवेशन में, और बोलते हैं हमने देखा है कि इसको हम डेल्टा U भी कहते हैं, इसको जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं हीट को, तो उसे हम डेल्टा यू कहते हैं। और जब कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज करते हैं टेम्परेचर को, हीट ट्रांसफर करते हैं, तब हम उसे डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलते अगर हम किसी सिस्टम में डेरिवेशन की स्टार्टिंग की हमने डेरिवेशन के मीनिंग से, डेरिवेशन की स्टार्टिंग की हमने डेरिवेशन के मीनिंग से, सीवी का मीनिंग बताया, सीपी का मीनिंग बताया, फिर हमने बताया कि Q इज इक्वल टू सी बी इंटू डेल्टा टी होगा जब कांस्टेंट, और Q जब डेल्टा कांस्टेंट हीट कैपेसिटी पे निकाला जाता है तब उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और Q जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी लेकर के निकाला जाए तो उसे हम चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? बोलते Q मतलब हीट ट्रांसफर थ्रू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला जाए, तो हम जब CV इंटू डेल्टा टी को हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल, नॉट ओनली सिर्फ इंटरनल एनर्जी बट इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू नहीं, डेल्टा यू। और बोलते जब हम हीट ट्रांसफर करें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम उसका CV इंटू जो डेल्टा टी है वो इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी, एंड चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला होता है डेल्टा एच। इसका मतलब अगर कोई फार्मूला हो जिसमें ये इक्वेशन CV डेल्टा टी माइनस कुछ ऐसे करके लिखा हो, तो वहाँ पे हम डेल्टा यू ले सकते हैं और डेल्टा एच ले सकते हैं। मतलब इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन टेक दिस, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन टेक दिस, इक्वेशन में ले सकते हैं। सेम ही बात हुई। तो अब स्टार्ट करते हैं बात को। तो मैंने बोला कि मेरे को 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मैंने उन दोनों का मतलब बताया, और मैंने ये कहा कि जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो QV इक्वल टू दिस होता है एंड दिस इज इक्वल टू दिस होता है बोलते, और जब ये होता है तो दिस इज होगी लाइन। यहाँ तक हो गया? समझ आ चुकी बात है? बोलते द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV कैन बी ड्राइव। अब मुझे डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? CP माइनस CV करना है, डिफरेंस निकालना है ना। क्या निकालना है मुझे? डिफरेंस निकालना है। बोलते अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द आइडियल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा। बोलते अगर हम 1 मोल की गैस के लिए हीट ट्रांसफर देखने की कोशिश करें, हीट ट्रांसफर, तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस डेल्टा PV। अब अगर ये डेल्टा PV है तो वो एक इक्वेशन ऐसे होगा, ध्यान देना। ये बोला 1 मोल ऑफ गैस कोई ली हो, उसमें अगर हम हीट ट्रांसफर करें तो उसको हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक हमने इसको लिख करके ख़त्म कर दिया, और उसके बाद बात चली कि अगर 1 मोल की गैस लेनी हो और उसमें हीट ट्रांसफर करनी हो तो हम क्या कहते हैं? डेल्टा U और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये कहते हैं डेल्टा H डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अगर ये डेल्टा है तो ये बारी बारी लगेगा, P डेल्टा V एक बार, और दूसरी बार क्या लगेगा? V डेल्टा P। ऐसा ही होगा, दोनों के लिए है ना ये चेंज। तो एक केस में एक वॉल्यूम चेंज करना है और दूसरे के केस में
प्रेशर चेंज करना है। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली, समझा रही बात। तो ये इस तरह से होगा। और अगर बोलते अगर आपने वो इक्वेशन की सर की PV = nRT, याद है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। बोलते 1 मोल गैस अगर ली हो और उसमें हीट ट्रांसफर की हो तो उसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगती है, आइडियल गैस इक्वेशन लगती है, क्योंकि आइडियल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही सब कुछ हो रहा है। बोलते तो क्या हो गया, PV = nRT है, मैं PV की जगह nRT डाल दूं, मैं PV की जगह, बोलते यहाँ लिखना, ये लेकर के बोलना अकॉर्डिंग टू किसका पेन है ये, अकॉर्डिंग टू, ये लिख दिया आपने। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन ΔH = ΔU प्लस डेल्टा, अंदर क्या लगेगा, nRT। फिर n तो हमें पता ही है कितना है, 1 मोल। इक्वेशन इस 1 मोल की बात चल रही है तो n हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते ΔH = ΔU प्लस RT, है ना, ΔRT। और R तो कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, पता है ना आपको क्या होता है R यार, R यार nRT गैसेस के लिए रेडबर्ग की इक्वेशन में R क्या था, रेडबर्ग की इक्वेशन में R था, R 1/n, R ब्रैकेट में 1/n1 प्लस n 1/n2। ये ना, हाँ ये कांस्टेंट है, यही मैं कह रही हूँ, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। T चेंज होता है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। समझ आ रही है रूही? इस चीज का सिंबल किसी चीज का है, जैसे टेम्परेचर T है, R कुछ है ऐसा कि सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू लगाई जाती है ना, कांस्टेंट है। और ये ज़्यादातर गैसेस के केस में लगता है। दिस R इज यूज्ड इन द गैसेस केसेस एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। 0.083 इसकी वैल्यू होती है, 0.083 इसकी वैल्यू होती है। नहीं वो नहीं है, ये मैं ऐसे बोल रही हूँ कि R वहाँ यूज होता है, जो R यूज होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं, वहाँ R भी यूज होता है, R भी यूज होता है इक्वेशन में। और जैसे वहाँ पे जेड कांस्टेंट है, यहाँ पे R कांस्टेंट है, यहाँ पे R कांस्टेंट है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये गैसेस के केस के लिए ये R डिफरेंट है कांस्टेंट, बट गैसेस के केस के लिए R की वैल्यू अलग है। और वो एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर को देख के ली जाती है कि एटमॉस्फेयर जिस उसमें होगा वैसे वो 8.31 भी ली जाती है, किस हिसाब से कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसा है, कि मतलब वैल्यू क्या है पीछे, टेम्परेचर की केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू ली जाती है। होती है 8.31, 00.831 इस तरह से होती है, और ये कांस्टेंट है। एंड दिस इज फॉर गैसेस। ये आपको तब पता होता अगर आपको स्टेट वाला टेम्परेचर, जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टेम्परेचर होता, तो ये आपको पता होता है। गायब कर दिया ना, इसलिए गायब हो गया दिमाग से भी। हाँ करवानी हो, इसके बाद वही होगी, ठीक है। हाँ बट यहाँ हम लोगों ने कहाँ से बात स्टार्ट की थी, CV क्या होता है, CP क्या होता है, और उसके बाद हमने बोला कि डेल्टा H जो है 1 मोल के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और PV की जगह हमने आइडियल, क्योंकि 1 मोल लिया है तो आइडियल के लिए हम PV की जगह nRT ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, nRT। अब इसमें n जो है वो कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट क्या है, 1 है, क्या है मतलब 1 है ना, इस केस में n क्या है, 1 है, तो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, सीधे RT, n गायब करके सीधे RT। अब ये कह रहे हैं बाहर लगा है डेल्टा एंड R इज कांस्टेंट,
आर इज कांस्टेंट, तो बोलते सिर्फ एक ही आएगा, मतलब आर डेल्टा टी। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है? जब मैं इसको तोड़ रही थी डेल्टा एच डेल्टा यू पीवी, अगर मैं डायरेक्टली पीवी को तोड़ रही थी तो दोनों में वीवी आ रहा था, दोनों में वीवी आ रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ आर टी डाल रही हूँ तो दोनों का क्यों नहीं आ रहा? ऐसी वैल्यू दोनों की क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही है, तो आर वाला तो गायब हो जाएगा, डेल्टा आर तो होना ही नहीं है, तो डेल्टा आर नहीं होना है, क्या होना है? आर डेल्टा टी होना है। क्या होना है? आर डेल्टा। तो इस इक्वेशन में मैं ये जो मैंने लिखा यहाँ पे पीवी की जगह क्या लिखा? पीवी की जगह आर टी लिखा, आर टी लिखा। मैं अभी फिर से लिखती हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी, ऐसा ही था। अब मैं कह रही हूँ कि अब मैंने अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक फैक्टर तो खत्म हो गया जिसने डेल्टा नहीं होना है, वो कौन सा? टी डेल्टा आर वाला, वो तो खत्म हो गया, तो एक ही बचा। तो बस क्या है? प्लस क्या है? आर डेल्टा टी। इज इट ओके? हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये हो गया डेल्टा आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। और हमें पता है कि डेल्टा एच किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं डेल्टा एच? ये देखो इधर, सीवी। शुरू में मैंने बताया ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। मैं डेल्टा यू की जगह ये डाल दूं और डेल्टा एच की जगह वो वैल्यू डाल दूं, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलेंगे ना ये। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा वी, मैं डाल दी डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास ये है और डेल्टा यू की ये मैंने डाल दी इस जगह, बस जैसे पहले था वैसे ही। हाँ, मुझे यही प्रूव करना था, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। आ गया कि सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि डेल्टा टी से तो मैं सबको काटूंगी, ये तो कट गए सारे, क्या रह गया? सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। अब मैंने क्या निकालना है? अगर डिफरेंस सीपी माइनस सीवी निकालना है तो इज इक्वल टू आर, और ये आर इज कॉन्स्टेंट। CP माइनस CV इज इक्वल टू आर। मैं फिर कह रही हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया? एक बार लिख के करना, नहीं आएगा फिर से पूछिएगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कैलोरीमीटर। क्या करने जा रहे हैं? कैलोरीमीटर। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और डेल्टा एच की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट से, और उसका नाम है कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर। अब देखने में वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है हमें। ये तो हमने जान लिया कि चेंज इन एंथैल्पी निकालनी हो या चेंज इन इंटरनल निकालनी हो, उसके लिए हमारे को चाहिए कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर को कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो जानने की कोशिश करें। इज इट ओके? बस ये 3 मार्क्स में। तो कह रहे हैं वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कॉल्ड द कैलोरीमेट्री। बोलते हैं अगर हमें एनर्जी चेंजेस पता करनी है, किसी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर वो चेंजेस हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए वेसल कॉल्ड द कैलोरीमीटर। बोलते कैलोरीमेट्री में प्रोसेस में जो काम होता है वो कैलोरीमीटर के अंदर होता है। ये कैलोरीमीटर है, ये क्या है? कैलोरीमीटर। वन स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है और कैसे हो रहा है। मेज़र करनी है ना इसने केमिकल रिएक्शन और या फिजिकल चेंज, किसी प्रोसेस की मेज़र करनी है, किसने? कैलोरीमीटर ने। किसने? कैलोरीमीटर ने। तो विच इज इमर्स्ड, तो कह रहे हैं कैलोरीमीटर इज कैरिड आउट इन ए वेसल कॉल्ड द कैलोरीमीटर विच इज इमर्स्ड इन ए नॉन वैल्यूम ऑफ द लिक्विड। बोलते ये जो कैलोरीमीटर है अंदर वाला, ये मेजर किया गया है, ये इसका जो वेट है वो वे कर लिया है, ये जो डाला है अंदर, इसको वेट करके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर डाला गया है। ठीक है, कैलोरीमीटर के अंदर। तो ये कह रहे हैं नॉन द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, इट इज possible to determine the heat evolved in the process by measuring the temperature
चेंजेस। बोलते ये है पूरी कैलोरीमीटर, ठीक है, और ये अंदर है कैलोरीमीटर। बोलते हमने इसमें डाल दिया है लिक्विड, इधर क्या डाल दिया है लिक्विड, और ये जो हीट चेंजेस आएंगी इसके अंदर, इसके चलने पर, इसके ध्यान इधर देखो, इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी इसके चलने पर, वो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के काम में आएंगी। समझ रहे हो? इसमें जो केमिकल चेंजेस आएंगी इसके रन होने पर, इस केमिकल चेंजेस क्या चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादातर होगा या हीट में होगा, क्योंकि जब तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम जो चेंजेस आएंगी वो मेज़र करने में मदद करेगा ये कैलोरीमीटर। वो कैसे? ये बॉम्ब है, ये क्या है? बॉम्ब है। ये गर्म हो जाता है, ये गर्म होने पर क्या करता है? इसको गर्म करता है, इसमें केमिकल प्रोसेसेस करता है, तो वो हीट रिप्रेजेंट कर देगी कि कितनी स्पीड से वो केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ये एक ये अंदर का सिस्टम है और एक ये इसके बाहर का सिस्टम है। अब इसके अंदर के सिस्टम में क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं है वो फाइंड आउट करना हमने, और इसके बाहर के सिस्टम में क्या है और क्या नहीं है वो बताना। मैं आपको बताती हूँ, ये इसके अंदर पानी होगा, वो गर्म जो इसमें होगा उससे पता लगेगा। नहीं, ये जो सिस्टम है, ये इतना सिस्टम, ये वाला, इसमें हीट चेंजेस आएंगी और वो इसमें क्या चेंजेस ला रही हैं वो बताएंगी। समझा गई? ये जो बॉम्ब है ये गर्म होगा इधर रिएक्शन शुरू होने की वजह से, और फिर ये जो लिक्विड है इसमें चेंजेस आएंगी, इसके हीट में चेंजेस आएंगी। कई बार कांस्टेंट वॉल्यूम रख करके इसको चलाया जाएगा, कभी कांस्टेंट प्रेशर रख करके इसको चेंज किया जाएगा। जैसे तो ये कह रहे हैं मेजरमेंट आर मेड अंडर 2 डिफरेंट कंडीशन। मैंने बोल दिया ना, बोलते ये कैलोरीमीटर 2 डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम रख करके हीट मेजर करना, प्रेशर, ये कैलोरीमीटर काम करता है, ठीक है। इसमें बोलते हैं डेल्टा यू मेजर, इससे इंटरनल एनर्जी भी मेजर की जा सकती है और इसी से डेल्टा एच भी मेजर किया जा सकता है। कैलोरीमीटर से ही डेल्टा एच भी मेजर किया जा सकता है और डेल्टा यू भी। कैसे वो देखेंगे हम, क्या क्या लगा कर, ये सब बताएंगे अब इसमें क्या क्या लगा है और कैसे कैसे डेल्टा यू चेंज जो है मेजर की जाती है। इज इट ओके? फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलते डेल्टा यू का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये था ना। पहले मुझे एंजल आप एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं? बताया कि जो इस पे टेम्परेचर का चेंज होगा वाटर में, नहीं जो ये जो अंदर वाला इनर सिस्टम है इस पे जो चेंज होगा रिफ्लेक्ट होगा बाहर के सरफेस पे। नहीं, आप एक बात बताओ, आपको ये बात समझ आ गई कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये बात समझ आ गई आपको? प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ ये बात आरोही समझ आ गई है, एंजल ये बात समझ आ गई है, और क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ये बात समझ आ गई है। फिर ये बात आपको पता लग रही है कि कैलोरीमीटर हम किस लिए ले रहे हैं, कि हमने क्यूपी फाइंड आउट करनी है। क्यूपी फाइंड आउट करनी है मतलब क्या? डेल्टा यू, डेल्टा एच, और अगर क्यूवी फाइंड आउट करना है मतलब, तो यही बोला, मतलब इन्होंने यहाँ यही बोला कि इन दो चीज़ों को मेजर करने के लिए रहा था, और आगे इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, क्यूवी नहीं लिख करके वहाँ पे लिख दिया डेल्टा यू, और जहाँ पे क्यूपी लिख, समझ रहे हो, तो वहाँ पे, हाँ ठीक है। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं। फॉर केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बोलते अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब अगर आपने डेल्टा यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम में, मतलब डेल्टा यू, आरोही डेल्टा यू, तब आपने ये 5.7 की फिगर लेनी है, और जब आपने डेल्टा एच पे करनी है तब हमने 5.8 वाला कैलोरीमीटर। इज इट ओके? ये भी कैलोरीमीटर अलग अलग है और अपने अपने तरीके से काम करेगा। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट विद द डेल्टा यू फाइंडिंग थ्रू कैलोरीमीटर। लेट अस स्टार्ट, यही करना है हमने आज, इसके बाद लिख के करना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। हेयर इज स्टील, बोलते पहले तो हम बताएंगे क्या क्या है इसमें। एक तो इसमें एक स्टील वेसल है जिसको, हाँ ले आओ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे
एक ये स्टील की वेसल है और इसे मैं बॉम्ब कहती हूँ, इसे मैं क्या कहती हूँ, बॉम्ब कहती हूँ। पेज नंबर है 145। ये जो ये है ये स्टील का बना हुआ है और ये बॉम्ब है। ये क्या है, ये स्टील बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी हीट आने पे और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। इसका जो चेंज इन टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। इज इट ओके? लेट अस सी। बोलते हैं अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन में डेल्टा यू चेंज हो जाती है, डेल्टा यू चेंज होती है मतलब हीट एब्जॉर्ब इन कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफाइड कैलोरीमीटर है वो मेजर करने के लिए। और उस कैलोरीमीटर के अंदर एक बॉम्ब है। वो किस चीज का बना हुआ है? स्टील का। यहां तक बात क्लियर है? स्टील का बना होता है। क्यों स्टील का क्यों बनाया है? स्टील इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो क्या हुआ, द स्टील वेसल इज डिवाइस इज कॉल्ड, और इसी को हम कहते हैं हेयर स्टील वेसल, द बॉम्ब पता लग गया। एक स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन वाटर, डाली हुई है वाटर में। द होल डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, इसको हम पूरे डिवाइस को कैलोरीमीटर कहते हैं। इज इट ओके? ले लिया कैलोरीमीटर। द स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन वाटर बाथ टू एंश्योर दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। कौन कर ले वो सारा अब्जॉर्ब? जो स्टील हीट गर्म होएगा उसकी सारी हीट कौन ले ले? वाटर। सराउंडिंग को ना जाए, सराउंडिंग को ना जाए, इसलिए इसको बिल्कुल एनक्लोज किया हुआ है। ये इंश्योर किया है, ऊपर से पैक की हुई है कि हीट कहीं बाहर सराउंडिंग को ना चले जाए और जो वैल्यू है थर्मामीटर में वो गलत ना आ जाए, वो गलत है। देखा आपने, ऊपर से बिल्कुल पैक है, बंद। ठीक है, हाँ। तो सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर डाई ऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब। ठीक है, बोलते अब क्या करते हैं, ये क्या है? ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। क्या ली गई है? सैंपल ऑफ ऑक्सीजन अंदर। ये है बॉम्ब, ये है सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इन्होंने कहा ये प्योर डाई ऑक्सीजन है, सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब के अंदर सप्लाई की जाएगी। ये स्टील बॉम्ब है और इसके अंदर प्योर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। कर दी सप्लाई। बोलते हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द, बोलते ये सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्योर। बोलते इसको ये जो अंदर सब्सटेंस है, अंदर सैंपल डाला हुआ है, इसको बर्न करना शुरू करना है हमने प्योर डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बर्न करना जैसे ही मैंने शुरू किया, गर्म हो जाएगी स्टील। जैसे ही स्टील गर्म होएगी वो किसको गर्म कर देगी? वाटर को। किसको गर्म कर देगी? वाटर जो अराउंड द बॉम्ब है कर देगी। अब टेम्परेचर इसको मॉनिटर करता रहेगा। अब इसको थर्मामीटर इसको मॉनिटर करता है। सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, क्योंकि वो पूरी तरह से सील्ड है और वॉल्यूम भी नहीं चेंज करना है, हमने क्यूबी में करना है, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना है। चेंज द एनर्जी चेंज जो है उसे हम कहेंगे क्या? डेल्टा यू। और इस तरह हम इसके थ्रू हम क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमने कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया उसमें उसका टेम्परेचर चेंज जो हमने नापी वो आ गई डेल्टा। आ गई? हिलाना, स्टील वो हिलाएगा उसको। ठीक है, इसके बाद है डेल्टा एच मेजरमेंट। क्या है? डेल्टा एच मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच। तो हम पहले सीख चुके हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। ठीक है, उसके लिए अभी ये कैसा कैसा है, ये क्या क्या है, एक थर्मामीटर है, क्या क्या है इसमें वो पढ़ना है और खत्म। ठीक है, एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज। इज इट ओके? यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो बोलते इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व्ड आउटसाइड। तो कह रहे हैं इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड ए सिस्टम लूजेस हीट्स टू द सराउंडिंग। उस केस में कोई सराउंडिंग कोई इन्वॉल्व नहीं थी जिसमें हमने डेल्टा यू फाइंड आउट, क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड आउट करनी थी, ना कि सिस्टम के सराउंडिंग के साथ सिस्टम की फाइंड आउट करनी थी। इस केस में हमें क्या करना है? सराउंडिंग के साथ चेंज। तो कह रहे हैं सराउंडिंग, देयरफॉर क्यू विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा एच आर विल आल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि हीट बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी सिस्टम से बाहर। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी? लॉस में। किसमें होगी? लॉस, नेगेटिव, रिलीज होगी। लेकिन सिमिलरली इन एन अगर अंदर आती है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हीट सिस्टम के अंदर आएगी, इस सिस्टम के अंदर आएगी
तो क्या होगी पॉजिटिव, और उस केस में इधर क्या हो रहा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट सराउंडिंग को चली जाएगी। इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं इस केस में आपको जो रिएक्शन मिक्सचर जिसका कि आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा एच, वो लेनी है सेंटर में, और लेना है थर्मामीटर, और साथ में पॉलीस्टीरीन कप लेना है, ठीक है। और इससे आपको पता लग जाएगा, जब पॉजिटिव आएगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेगेटिव आएगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट ओके? और ये ओपन है कैलोरीमीटर, ओपन कैलोरीमीटर इनपुट। तो आप आज जो आपने मुझे देना है वो मुझे मेन ये मुझे चाहिए डेरिवेशन, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, और दोनों डेल्टा यू मेजरमेंट और डेल्टा एच मेजरमेंट उठाओ। हाँ, आपको याद हो गया बेटा? थोड़ा क्या बेटा, फिर ऐसे कैसे तैयारी होगी, परसों आपका एग्जाम है। आगम आगम आप सोशल लेके आओ। कृष्णा आप भी आ जाओ। सोशल लेके आओ ना कृष्णा भी। कौन से चैप्टर कर रहे थे आप? आप कौन से चैप्टर कर रहे थे? वेयर इज योर सेल्फ स्टडी? ऐसे काम क्यों करते हो तुम? मेरे को लगा बैग में ही है। ट्यूशन चले होते हो और भूल जाते हो ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने चैप्टर रीड करना था, क्लास में चल रहा है, समझा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? सोशल, वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री का। कौन सा है वो, मुझे बताओ ना, नाम बताओ ना। जो इसके अपने क्वेश्चन आंसर से याद करवाए थे, वो शायद पता नहीं, मैं अभी करवाया। क्या नाम है चैप्टर का? हिस्ट्री का है, रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पे नाजिज्म एंड राइजिंग। यही रशियन रेवोल्यूशन तुमको करवा दिया मैंने? इसके दो ही लोग क्वेश्चन कराए हैं। यही चल रहा है ना फॉर श्योर? ओपन करो। क्लास में मतलब तुम्हें ये तक पता नहीं होता कि चैप्टर का नाम क्या है। जाते किस लिए स्कूल तुम लोग? रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, चैप्टर का नाम ही नहीं है रशियन रेवोल्यूशन, है ही नहीं, नाजिज्म है। 11 देखना पड़ेगा, चैप्टर। The Russian Revolution। ये तो लिया देखो सेकंड तो खोल। तुमको ये चैप्टर अभी नहीं आया था टर्म 1 में? हमें सिर्फ ये द रेवोल्यूशन ही आया था, एंड ये राइज ऑफ हिटलर आया था, ये दो आए, ये अभी हो गया। तो तुम्हें अभी ये भी पता नहीं लग रहा था जब मैं करवाने लगी कि ये करवाया है कि नहीं करवाया? ये भी तो देखो ना अपनी याददाश्त, ये भी देखो कि ये तुम कहते हो मैडम शायद ये है, शायद नहीं, मैंने क्या बताया। ये हाल है तुम लोगों का। 6 घंटे स्कूल जाते हो तो मन नहीं करता मैडम पढ़ा रही होती तो सुन ले कुछ? आपको करवाया है मैंने दोबारा? क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी मैंने क्या समझाया। What social changes were seen in the society after industrialization? क्या है क्वेश्चन? समाज में क्या बदलाव देखने को मिले जब फैक्ट्रीज लगने लगी, जब इंडस्ट्रीज लगने लगी? नेचुरली लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, घर में पैसा आएगा, लोग नौकर हो जाएंगे, घर में पैसा आएगा, नेचुरली क्या होगा, वो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा ही होएगा।
तो क्या होगा, एक सेक्शन तैयार होगा समाज में जो मिडिल क्लास होगा, जो मिडिल क्लास होगा, है ना। देखते हैं, तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो आंसर है वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन तो सब काम करते थे फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आने की वजह से रशिया में फैक्ट्रीज आने की वजह से वुमेन भी काम करने लगी उस फैक्ट्री में, मर्द भी काम करने लगे और बच्चे भी काम करने लगे, ठीक है। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम तो करते थे, बहुत लंबे समय तक काम करते थे, लेकिन तनख्वाह कम मिलती थी। इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, तो क्या होने लगा, औरत मर्द बच्चे सबको काम मिलने लगा, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, काम ज़्यादा लेते थे। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वॉज रेयर इन द कंट्री साइड, बट दिस बिकेम ए कॉमन process with industrialization. Unemployment was common particularly during the time low demand of the industry goods. बोलते अनएम्प्लॉयमेंट तब बढ़ जाती थी जब इंडस्ट्री की बनी हुई चीज़ें डिमांड में नहीं होती थी। इंडस्ट्री चीज़ें तो बना रही है, लेकिन वो कोई ले नहीं रहा। जब कोई ले नहीं रहा तो उनको तनख्वाह भी कम मिल रही थी और रख भी थोड़े वर्कर रहे थे, आधों को निकाल दे रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट होती। प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। अब क्या हो रहा था, अब जैसे मान लो कि यहाँ फैक्ट्री लग जाती है, मान लो इस गिरको में फैक्ट्री लग जाती है, यहाँ पे मतलब मान लो 2000 लोग इस इंडस्ट्री में वर्क करने लग पड़ते हैं, क्या होगा, साफ सफाई नहीं रहेगी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, है ना। घर रहेंगे कहाँ, घर भी बनाने पड़ेंगे उसी जगह, तो उस जगह क्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उस जगह क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये कह रहे हैं लार्ज स्केल माइग्रेशन, लोग गांव से भी आके उठ के यहाँ आने लगेंगे नौकरी के लिए, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, घर की प्रॉब्लम हो जाएगी, घरों की रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, सैनिटेशन जिसे हम कहते हैं, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेड यूनियंस। जैसे ही इंडस्ट्री आई, ट्रेड यूनियन बनने लगी, व्यापार यूनियन। तो ये कह रहे हैं वर्कर्स इन द इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। बोलते जो इंग्लैंड और जर्मनी के लोग थे, वर्कर थे, वो क्या करने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे। अकेले अकेले लड़ना तो मालिक से मुश्किल हो जाता है, जो कंपनी का मालिक होता है अमीर होने की वजह से डोमिनेट करता है, उसकी वजह से उनको तनख्वाहें भी कम मिले, 12 घंटे काम करा के 8 घंटे की तनख्वाह देगा। लेकिन अगर वही 2000 लोग एक बार ही में मना कर देंगे कि हम नहीं काम करेंगे भाई इतनी तनख्वाह में, तो काम उसका बंद हो जाएगा। तो फिर वो यूनियन बनने लगी कि भाई हम जुड़ के रहेंगे तो हम बने रहेंगे, हम टूटेंगे तो हम टूट जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया, एसोसिएशन बन गई, और क्या हो गया, एसोसिएशन बनने से एक लेबर पार्टी बन गई फ्रांस में, ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी बन गई ब्रिटेन में। किस लिए, इंडस्ट्रियल जो हेड था उसको कंट्रोल में रखने के लिए, है ना, वो अपनी मनमानी ना करे, है ना। इसके बाद है सोशलिज्म। ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स यूनियन लेड टू आइडिया ऑफ सोशलिज्म। The development of the idea of socialism changes the political scenario, and this trade union started demanding share in the political power. अब क्या होने लगा, जैसे आप हो, अगर आप में गट्स हैं, उन 2000 लोगों में सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें गट्स होते हैं कि वो 2000 लोग उनकी बात सुन लेते हैं, लीड लेते हैं। वो 2000 लोग उनकी, क्योंकि वो उनके फेवर में सोच रहा होता है, उनके फ़ायदे के लिए सोच रहा होता है, तो उन्हें विश्वास होता है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, तो हम इसके पीछे हैं, तो वो लीड करने लग पड़ता है। जैसे ही वो लीड करने लगता है, उससे क्या होता है, समाज में एक आइडिया ऑफ सोशलिज्म, कि समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए, तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म आया। अब जो 2000 लोगों में जिसके अंदर भावना है कि मैं इनके लिए काम करूँगा, अगर ये गलत करेंगे मालिक तो मैं इनके लिए फ़ाइट करूँगा, तो अब क्या होता है, वो लीडर हो गया। वो लीडर हो गया तो उसको क्या होगा, वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो क्या हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाज में ट्रेड यूनियन बनने से क्या होता है, एक समाज को डेवलप करने की भावना आती है और उसमें राजनीतिक सीन चेंज हो जाता है।
क्या हो जाता है, राजनीतिक सीन चेंज हो जाता है। ट्रेड यूनियन जो है वो अपनी डिमांड पूरी तरह से जैसे पॉलिटिकल लीडर अपनी बात रख सकता है, वैसे ही वो उस यूनियन का लीडर जो है वो बाजी पलट सकता है उसके। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में ये जो है बदलाव इंडस्ट्रीज़ के आने से आए। क्या क्या बोला मैंने, अगर मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? मैम आपने की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आई, तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आई। जो भी बच्चे थे, जो भी मतलब घर के अंदर सदस्य थे, वो सारे फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। उन्होंने काम ज़्यादा किया पर उनकी तनख्वाह कम थी। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए इसी चीज़ के लिए, एसोसिएशंस बना ली ताकि वो क्या कहते हैं हेड को अपनी कंट्रोल में रखें। और फिर उसके बाद सोशलिज्म आया। बोलते जाओ। फिर सोशलिज्म आया, फिर उसका मतलब उन कई लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया। और फिर हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम आई। और वो मेजर रीज़न ये था कि विलेजेस से लोग आ रहे थे उठ के, तो पॉपुलेशन भी बढ़ गई ज़्यादा, तो सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम, हाउसिंग की भी प्रॉब्लम। ऐसे तुम स्कूल में क्यों नहीं सुन लेते मैडम का? नींद आ रही। How far the economic and social conditions of Russia were responsible for the Russian Revolution? ठीक है, बोलते रशिया में जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन समझ रहे हो कि पैसे वाइज कैसे थे, वो घर में उनके पैसा था या नहीं था चीज़ें खरीदने के लिए, बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी, और जो समाज की कंडीशंस थी वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी वहाँ पे रेवोल्यूशन लाने के लिए। कौन सा रशियन रेवोल्यूशन आया था ना, रशियन रेवोल्यूशन। तो बताओ कि समाज और इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी रेवोल्यूशन के लिए। रेवोल्यूशन क्या होता है? आवाज़ उठाना, वायलेंस करना, आवाज़ उठाना किसी चीज़ के लिए, गलत हो रहा हो तो वो रेवोल्यूशन होता है। तो ये ज़बरदस्त रेवोल्यूशन जो है रशिया में जब आया था, क्या वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी और क्या वहाँ का कैसा वहाँ का समाज था, ये मुझे बताना है या आपको बताना है। शुरू करें। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस, वो बातें बताओ जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से। तो कह रहे हैं फर्स्ट, अग्रेरियन इकोनॉमी एंड पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर से कितना फ़ायदा और नुकसान था रशिया में उस टाइम। तो अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर किसानी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। बोलते पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। पीजेंट्स मतलब किसान, पीजेंट्स मतलब किसान की कंडीशन देखने लायक नहीं थी उस टाइम। क्यों नहीं थी वो देखते हैं। कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century मोर देन 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बोलते 20th century में 85% जनता रशिया की जो डिपेंडेंट थी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट। सिर्फ 15% कोई और काम करती थी। 85% जनता पूरी रशिया की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। आप जब कोई एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं हो रहा है तो पूरी रहेगी कंडीशन। तो ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम। डाउन टू डस्क क्या होता है? सुबह से शाम। डाउन होता है सुबह, ठीक है, सुबह से डस्क क्या होता है? शाम तक। इज इट ओके? तो बोलते सुबह से शाम तक काम करती थी विद वेरी लो वेजेस, पर बहुत कम तनख्वाह में, पर बहुत। तो नेचुरली इंसान तो फ्रस्ट्रेट होगा। मैं वहाँ पे 15 घंटे लगा रही हूँ और 15 घंटे लगाने के बाद मैं अपने 2 बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही हूँ तो मैं तो दुखी होंगी। या मैं कपड़े नहीं खरीद पा रही हूँ या मैं खाना नहीं खिला पा रही हूँ तो मैं तो दुखी होंगी। और जब दुखी होंगी तो मैं क्या करूँगी? रेवोल्यूशन। तो क्या करूँगी? आवाज़ उठा। तो पुअर कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स, और जो फैक्ट्री में काम करते थे उनकी भी कोई बड़ी अच्छी कंडीशन नहीं थी। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वाज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब प्राइवेट, जैसे मैं हूँ,
मैं चला रही हूँ और मैंने 400 वर्कर रखे हैं, लेकिन मेरे को भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है कि मैं उनको उतनी तनख्वाह दे पाऊँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं बनाने के बाद। अब डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड कैसे होगी? 85% जनता तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और घर में पैसा नहीं है, और मैं बना रही हूँ हाई फाई चीज़ें, समझ रहे हो? वो कहाँ बिकेंगे, है ना? नहीं बिकेंगे। तो ये कह रहे हैं, तो प्राइवेट इंडिविजुअल इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 घंटे लोग काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर वर्किंग एंड लिविंग इन पुअर कंडीशन। 15 घंटे काम करके उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही कि वो अपने लिए, अपने शरीर के लिए कपड़ा खरीद सके। क्या खरीद सके? कपड़ा खरीद सके। तो इल पेड थे, उसे क्या कहते हैं? इल पेड। कम तनख्वाह मिलना, जितना काम किया उससे कम तनख्वाह दी जाए तो उसे कहते हैं इल पेड। तो इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। और ये तो चलो थोड़े बहुत काम करते तो चलो इनको खाना तो मिलता होगा, कपड़े नहीं अरेंज कर पाते होंगे ढंग से, लेकिन कुछ तो ऐसे थे जिनको खाना ही नहीं मिलता था, वो अनएम्प्लॉयड थे। उन्होंने तो आवाज़ उठानी है। रिच इंडस्ट्रीज पर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, और उनको निकाल देते थे फिर तो वो उससे भी गए जो मिलता था। हाई प्राइसेस, और चीज़ों के प्राइस बहुत हाई थे, अमीर कोई नहीं और चीज़ें का प्राइस हाई। कंडीशंस ऑफ द वुमेन की करें, मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज। वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। दे वर पेड लेस वेजेस। औरतें भी काम करती थी लेकिन उनको भी तनख्वाह नहीं देते थे, तो और जो नहीं करते कई बार, और उन्हें फोर्स करते थे कि लंबे समय तक काम करो, तो उनको थोड़ा सा पैसा और दे देते थे, या लंबे समय तक फोर्स करते थे। व्हेन दे लॉन्च्ड एन एजिटेशन, फिर उन्होंने एजिटेशन की, तो समाज में फैक्ट्रीज की कंडीशन ने रेवोल्यूशन लाने पे उतारू किया, समाज में एग्रीकल्चर की कंडीशन ने लाने का किया, वर्कर्स अनएम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है, और लो वेजेस। हाँ, लो वेज, ठीक है। इसके बाद है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। किस तरह से समाज में एकता आई और समाज प्यार प्रेम से रहने लगा, उसे कहते हैं सोशलिज्म। एक दूसरे का सोचना, एक दूसरे के लिए समाज में सोचना। तो कहते हैं ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिज्म इन द यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ? यूरोप में ना, रशिया में तो ना कभी भी मतलब कैपिटलिज्म नहीं रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म जो पे जो डिपेंड करता है ना, वो यूएसए कैपिटलिस्ट ही है, ठीक है, इकोनॉमी है उसकी। तो करें सोशलिज्म इन यूरोप बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ द आइडियाज दैट अफेक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। बोलते सोशलिज्म यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में बहुत हद तक ये आइडिया लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, समझ गए ये आइडिया। तो कह रहे हैं कॉपरेटिव्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन, जो समाज, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सामाजिक होते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट आइडिया था वो बढ़ने लगा, समाज में वो बढ़ने लगा, सोच बढ़ने लगी इसमें। बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, ये इस बंदे ने बोला कि हमें मिलजुल के समाज में चलना चाहिए। इससे फिर क्या सामने आई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्या सामने आई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर इसके बाद है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक। इन्होंने क्या किया? देश को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए इन्होंने भी कुछ किया। किसने? कार्ल मार्क्स और एंजल। किस समाज को? यूरोप के समाज को जोड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? एडेड अदर आइडियाज़, इन्होंने और आइडियाज़ दिए। मार्क बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बोलते हैं ये जो बड़े बड़े अमीर लोग गरीब इंसान को एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे बचने का इसने मेथड बताया। इसने बोला वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशल। बोलते ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें जो कंट्रोल है वो समाज के हाथ में देना चाहिए, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में। ये कार्ल मार्क्स ने कहा। कैपिटलिस्ट को उसने बिल्कुल नकारा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें एक ही बंदा प्रॉफिट खाई जाए। बोलते समाज को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसने बोला फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल बॉडीज। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। बोलते समाज में ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गया यूरोप में। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल, इन्होंने इंटरनेशनल बॉडी भी बना दी। यूरोप में तो इन्होंने फैलाया कि समाज एक होगा, समाज एक मिलके काम करेगा, तो किसी कैपिटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है या कैपिटलिस्ट को ढंग से रहना पड़ेगा।
तो वो आइडिया इन्होंने बाहर भी बनाई, बाहर भी इन्होंने एसोसिएशंस बनाई, अपनी यूरोप में बनाई और बाहर भी वो एसोसिएशन बनाई। तो सोशलिज्म इस तरह से यूरोप से बाहर भी निकला। एक मिनट बेटा, सोशलिज्म इन रशिया। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. बोलते 1914 तक जो सोशलिस्ट लोग थे, एक कैपिटलिस्ट होते हैं, एक सोशलिस्ट बोलते, सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे यूरोप में, बट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। बोलते पर वो अपने आइडियाज़ पार्लियामेंट में स्ट्रांगली रख सकते थे। ठीक है, पूरी तरह से सोशलिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे पार्लियामेंट में, स्ट्रॉन्ग वो नहीं ले पाए थे पोजीशन, लेकिन फिर भी अपने आइडियाज पोजीशन नहीं ले पाए थे, लेकिन स्ट्रांगली वो अपने आइडियाज़ जो है पार्लियामेंट में रख सकते थे। तो इस तरह से समाज में यूरोप के सोशलिज्म हुआ। ये 3 क्वेश्चन आपने याद करने हैं, मुझे सुनाने हैं, फिर हम साइंस करेंगे। अच्छा, ये हो गया। हाँ नहीं, अभी आप कुछ और कर लो, तब तक ये लर्न कर लेगा, फिर आप है ना मैथ्स कर लो ना। अभी आप ये हो गया, कितने बजे आए थे आप? मैथ्स हो गई, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ सर। इंग्लिश हो गई, मैथ्स भी हो गया। नहीं, इंग्लिश करनी है, करनी तो इंग्लिश कर लो। आप इसको डाल दो। मैंने लिखने को देनी है ये CPCV वाली, और ये कैलोरीमीटर ड्रॉ कराने बंद करा के बैठे मत रहना। हाँ, फिर मैं बोलना लेट की छुट्टी, फिर मैं लेट करूंगी अगर तुमने ये मुझे 2 पेज भी लिख के नहीं देने हैं तो। बैठे हो तुम, एक गर्दन इधर को कर रहा है, एक गर्दन उधर को कर रहा है, पढ़ते हुए दिख रहे हो तुम लोग। ये ड्रॉ करना है, और ये ड्रॉ करना है, लिख के भी देना है उसके बारे में सब कुछ। एक पेज है, उसको ढंग से याद करो, पूरा एक पेज है ये अगर देखा जाए, है ना। हाँ, आगे पीछे का एक पेज है पूरा। अभी ये भी याद नहीं करोगे तो फिर मैं 8 बजे तक बिठाऊंगी, फिर मत बोलना 7 बजे छुट्टी करो। सुनाऊंगा। गिव द demonstrate the electrolysis of water. Take plastic mug, drill 2 holes at its base. Right fit rubber stopper. This holes. Insert carbon electrodes. In these rubber stoppers. उसी में आनी है रबर स्टॉपर के अंदर। बोलो फिर, याद रखो दिमाग में हिंदी में, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। Fill the mug with the water such that the electrodes immersed. Immersed क्या होता है यार? Immersed मतलब डालना। Add a few drop of dilute. Dilute क्या? Dilute sulfuric acid and to the water. आगे अब क्या करना भाई? आगे क्या करना है? ये चेयर खाली है, आगे क्या करना है? स्विच ऑन करना है। अब सारा ताम झाम कर लिया, अब स्विच नहीं ऑन करना। Yes. बैटरी से अटैच कर दिया। Switch on the current. Leave Undisturbed. undisturbed. Absorb any type of gas formation. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुश्किल था तुम्हारे लिए ये, है ना। कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन। The electrodes to produce, example, hydrogen and gas. क्या निकली? हाइड्रोजन कितनी रेशियो में निकली और ऑक्सीजन कितनी रेशियो में निकली? वाटर किस चीज़ से बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हम उसको तोड़ेंगे, तोड़ रहे हैं हम उसको, इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ा ही है हमने उसको। अगर हमने उसको तोड़ा तो जिससे बनी होगी चीज़ वही निकलेगी,
तो निकली कितनी कितनी रेशियो में? 2:1, क्योंकि वो H2O है तो मतलब 2 रेशियो में हाइड्रोजन निकलेगी। मैं तो उसका पापा ने लाया सर, पापा ने लाया सर। दूसरी सुनो, डिकम्पोजिशन वाली। टू शो द डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4। कैसे तोड़ा था इसको? इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास की, इसमें क्या किया था? हीट की। गर्मी से ही टूट गया तो फिर उसको याद रखने को क्या प्रॉब्लम? बोलो। बोलो। क्या लिया है तोड़ने के लिए? क्या लिया? बोलो। तोड़ने के लिए ले लिया तो बोलो इंग्लिश में। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू टेक FeSO4 इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। सूखी हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे क्या लेना है? ले लिया। अब क्या करना है? बर्नर लेना है। बर्नर जलेगा कैसे? जलाने के लिए बर्नर चाहिए ना, तो टेक ए बर्नर, बर्न इट, फिर एंड टेक टेस्ट ट्यूब टू द बर्नर। अब वो गर्म होएगी, गर्म होएगी फिर क्या होएगा? यार लिख के देना क्या होगा, तो लिख के देना क्या होगा। देखो तुमने मुझे बोला ना, मुझे याद हो गया। इवन मैं पढ़ा रही थी फिर भी तुम बीच में आए, तुमने बोला मैडम मुझे याद हो गया। बोला? मैंने तो नहीं बोला कि आओ मुझे सुनाओ। हाँ? अब बोल रहे हो कि ये नहीं याद हुआ है। ये कोई तरीका है? हालांकि तुम और टाइम ले सकते थे, मैं बिजी थी, फिर भी तुम बीच में आए और फिर भी तुम सुना नहीं गए। उठाओ इसको। पारस मैं इससे आगे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आप छुट्टी पे थे, आप पढ़ो इसको। इधर आओ। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। तुमने कहाँ तक पढ़ा था? कभी भी छुट्टी मार लेते हो तुम। अभी 2 दिन बाद फिर से होगा कोई, नहीं भी होगा तब भी छुट्टी होगी 2 दिन में। हाँ बताओ, यहाँ तक किया था? ये भी नहीं किया तुमने? ये याद होगा? बंद करके लिख के देना सब कुछ। दे दो मुझे, नोटबुक दो, बुक भी दो। इधर आओ, बैठो, लिख दो सब कुछ। आप वहाँ बैठोगे, पेज फाड़ दो इसको। इसकी रिक्वायरमेंट है? चाहिए? यहाँ पाइस बैठ। तुमने ही नहीं समझी? ऑर्बिट वाला नहीं समझा? नहीं। तुम लोग छुट्टियाँ मारते रहते हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम लोग। इसका तो बिना फंक्शन के भी फंक्शन है। आ जाओ। देखो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंजल, तनवीर आप वहां चले जाओ, एंजल आप इस तरफ आ जाओ। ठीक है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? और इलेक्ट्रॉन
हाँ ये है, मैं एटम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ? एटम का स्ट्रक्चर। ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन के चलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन के चलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसे हम ऑर्बिट, ठीक है। मैंने ये एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया और मैं उसमें आपको बताने जा रही हूँ कि उसमें होता क्या क्या है एटम के अंदर। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होने की मैक्सिमम होएगी, इसे हम ऑर्बिट कहेंगे। और सेंटर में न्यूक्लियस होएगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इज इट ओके? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अगर मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन लगाऊं इस ऑर्बिट में, ये घूम रहा है सारे, एक जगह स्टेशनरी नहीं है इस ऑर्बिट में, पर है इसी में, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डालूं तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। किसका है? हाइड्रोजन। अगर मैं इसी तरह इसी ऑर्बिट पे 2 डाल दूं तो ये हीलियम है। हीलियम देखने में ऐसा है, हीलियम देखने में ऐसा है। और अगर मैं इस एक ऑर्बिट था, इसमें 2 ही आ सकते थे, पहले वाले में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, और अगले वाले में 1 से स्टार्ट हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, और ये तीसरा है लिथियम का। क्या है? लिथियम का। अब यहाँ जो हेडिंग है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो मैंने बता दिया पहले वाले में तो 2 है, और दूसरे वाले में 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 18 होंगे एक में। हाँ, मैं दिखाऊंगी कहा। ये पहले में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 18 होंगे, और फिर होंगे 32। निरंतर अपनी केमिस्ट्री की बुक दोगे बेटा? ये इस तरह से होंगे। ये क्या है? ये कहाँ पर है? ये किसकी बात चल रही है? ये चल रही है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से पड़े हुए हैं। पहले वाले में 2 है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। आपके में ना पीरियोडिक टेबल नहीं है, पता नहीं क्या एनसीईआरटी उसने सारा हटा दिया है। ये है, मैं ICSE में कभी नहीं ज्वाइन करता। क्यों? रीजनिंग ऑफ की पढ़ाई होती है। तुम्हें तो CBSE भी औखी लग रही है। अच्छा, तो इसके बाद ये है पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये हाइड्रोजन है, और ये हीलियम है, और ये सिर्फ 2 है, सीरीज है 2। और इसमें अगर आप गिनोगे तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8। इसी तरह से अगले में देखोगे तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 8 8। इसमें 18 है, देख सकते हो 19 से लेके 8। इसमें भी 18 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है। लेकिन अगर ये 8 8 ही हैं, हाँ मुझे नोटबुक क्या मतलब? हाँ, इसको भी फाड़ लो। हो गया, एंजल अपना काम करो। ठीक है, लिखो। हाँ, मैं क्या बता रही थी? अगम, ये क्या उंगली दिखा रहे हो? 8 यही बताया था लास्ट को। 18 18 नहीं पहुंची मैं? 8 8 18 18 32 32। फिर उसके बाद आपने कहा था 8 8। फिर पता नहीं क्या बोलने लगे। देखो, कॉलम तो ये 18 ही है, फिर इसमें 32 कैसे है? देख रही हो? यहाँ देख रही हो? 22 यहाँ देखना। अगर ये 56 है, ये 57 से लेके 71 तक है। ये है इसी में, लेकिन रखे नीचे। ये इसी, समझ रहे हो? देखो 57, इसकी शेप ना बिगड़ जाए इसलिए इनको नीचे रख दिया है। ये 57 से 71 देख रहे हो? 57 से 71, ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, दोनों 32 हो गए। फिर इसीलिए यहाँ पर देखोगे आप तो 89 और 103 है? हाँ जी। 89 100, ये यहाँ है 89 से लेके 103 तक। तो ये यहाँ ये है इसी के पार्ट यहाँ लिखे। और ये 18 है,
और ये भी 18 है, तो ये भी 18 है, तो ये 18 प्लस 18 32, करके थे। ये तो ये 7 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो ऐसे को लंबे हैं ऐसे 7, ये पीरियड है, और ऐसे को ये ग्रुप है। मैम इन्हें अगर इंक्लूड ऐसे ही कर देते तो इसकी शेप कैसे खराब हो जाती? हो जाती ना, ये अजीब से नहीं आता ना पेज पे भी, ये यहाँ से आके खींचने पड़ते, ये अजीब से लगते ये ये दो। होता ही ऐसे है, ऐसा बुक ही में है। है सिर्फ? नहीं, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और सभी बुक्स में ऐसा ही है, और वजह भी बता दी कि ये ऐसा क्यों है। अब उस पर भी क्वेश्चन है? नहीं है ना, ठीक है, थैंक यू। तो इसको हम, ये जो अंदर वाले हैं, ये सारे, ये जो ब्लू ब्लू हैं, ये सारे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्लू हैं ये 70% है, तो इसका मतलब 70% मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और बाकी क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं, और ये वाले मेटालॉइड्स हैं, ये वाले, ये क्या है? मेटालॉइड्स। बस 3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब क्या है? हाँ, सॉरी मैम डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये क्या है? ये नोबल गैसेज है, ये गैसेस हैं, ये मेटल मतलब नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मतलब गैसेस भी नॉन मेटल होती हैं, मेटल तो नहीं होंगी, क्योंकि मेटल क्या चमकते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, मेटल के कुछ करेक्टरिस्टिक है, चमकते हैं, लश्शरियस है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत कुछ है, मारने पे उनसे वायर बना सकते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो बोलते पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट है पहले वाले में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 थे। फिर दूसरे वाले में 8 होंगे, फिर 8 8 8 18 18 32, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से एलिमेंट पड़े हुए हैं। समझ आ गई? तो ये कैसे निकालें? अगर मैं इसका 2n² फार्मूला लगाऊँ, 2n², तो ये हर उसका निकल जाएगा। सी लुक एट दिस, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 × 1 द होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 × 2 द होल स्क्वायर, क्या आएगा? 8। फिर आया 2 × 3 द होल स्क्वायर, कितना? 2 × 4 द होल स्क्वायर, 32 हो गया। तो 2 8 8 18 18, ये क्या कहलाते हैं? गोल्डन नंबर्स। क्या कहलाते हैं? गोल्डन नंबर्स। इज इट ओके? तो ये तरीका, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि किस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो आपने ये बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय 2n², ये आ गया फार्मूला। फिर आपने बता दिया कि किस तरह से 2 8 18 और 32 आता है, बता दिया। फिर आप लिखोगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बाहर में सिर्फ 8 आ सकते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 8 आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स। बोलते बाहर वाला भर नहीं सकते। मान लो जैसे ये यहाँ पे मैंने देखा था कि लिथियम में दूसरा शेल आ गया था, दूसरा, तो ये बाद में भरेगा, पहले आपको इन्होंने रूल बताए ना सारे, तो उसने बोला कि बाहर वाला आप तब भरोगे जब अंदर वाले भर जाएगा। अगर अंदर वाला नहीं भरा होगा, आप बाहर वाला भर रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको ये बनाने, ये आपने सारे बनाने हैं, हाइड्रोजन का बनाना है, हीलियम का बनाना है, और इस तरह से आपके सिलेबस में आर्गन तक है, ये आर्गन है, और आपको ये याद भी करना है 1 से लेकर 20 तक, ये याद भी करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा याद होते हैं ना लोगों को, वैसे आपको ये याद होना चाहिए। इसी टू के आपकी हनुमान चालीसा ये है, ठीक है। ये इसके बाद जो बाहर वाले शैल में होता है ना, जैसे ध्यान देना मेरी बात को, ये इसका बाहर वाला शेल यही है क्योंकि इसके पास यही है, तो इसका बाहर वाला अंदर वाला सब यही है। तो इसके अगर इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर वाले में भी 1 है, और इसमें बाहर वाले में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। जिसमें जो है बाहर वाले उसमें वो उसकी वैलेंसी है, वो उसकी वैलेंसी है। कहाँ तक? 4 तक। जहाँ 5 आ गए, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 आ गए, उसका 8 - 5 करना है, और जिसमें 6 आ गए उसमें 8 - 6 करना है, और जिसमें 7 आ गए उसमें 8 - 7 करना है। फिर से 1 आया, इसकी वैलेंसी 1 ही है। फिर से 2 आया, इसकी वैलेंसी 2 ही है। फिर से 3 आया, इसकी वैलेंसी 3 है। फिर से 4 आया, 4 तक ही। अब 8 - 5, फिर 8 - 6, ये आ गई वैलेंसी। क्लियर होगी आपको वैलेंसी? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर द इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। ये दूसरे के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, जैसे HCl है। अब Cl यहाँ देखोगे ना आप,
देख रहे हो यहाँ, ये देखो यहाँ से Cl कौन से नंबर पर है? 17। 17 हाँ 18 17 पर है, ये 18 पे आर्गन है। 17 मतलब 7 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 7 है। इसके 7 थे और इसका 1 था, इसने इसको दे दिया और ये क्या हो गया 8। ये चाहता है कोई भी चीज़ ना कोई भी एलिमेंट दूसरे के साथ इसलिए बनना चाहता है कि उसके 8 पूरे हो जाए, तो इसने इसको दिया, इसके 8 पूरे, इसलिए इसके साथ जुड़ा है। ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। हाँ ज़रूरत पूरी करने, ये केमिस्ट्री है और ये सारे रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है कि जब तक ज़रूरत है तब तक रिलेशनशिप है, अदरवाइज़ वो बॉन्ड टूट जाता है, अदरवाइज़ वो बॉन्ड टूट जाता है। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो टूट ही जाता है स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होता है जिस पे लेने की इच्छा ना रखें। आपने दे दिया, आपने कुछ भी दिया किसी को, वापस मांगने की उम्मीद नहीं रखी, तो रिश्ता टिकेगा। बस जिस दिन आपने मांगा तो वो टूट गया। वैसे ही केमिस्ट्री में है, ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में है HCl, ठीक है, HCl ये दे रहा है, ये ले ले रहा है, तो इनका रिश्ता मजबूत है, इनका रिश्ता, ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जहाँ पे कोई शेयर करके चीज़ चलती है वहाँ पे खींचातानी चली जाती है, उस पर जैसे CH4, जैसे CH4। तो ये बॉन्ड है, ये अलग अलग है, केमिस्ट्री है, ये बहुत वास्ट है, ये धीरे धीरे होएगी। लेकिन आपके सिलेबस में इतना है, ये जुड़ रहा कैसे, ये 4 से जुड़ रहा है तो इसकी वैलेंसी 4 है, जो 1 से जुड़ रहा है उसकी वैलेंसी 1 है। समझ आ गई बात? अब जैसे Mg है, Mg 2 दे देगा आपने तो इसकी वैलेंसी 2 है। समझ आ गई? Cl एक ही ले सकता है, दूसरा Cl दूसरा लेगा तो MgCl2 बना सकता है ये। तो ये क्या है, इसकी एक ही वैलेंसी है क्योंकि ये एक ही ले सकता था। समझ रहे हो? तो जो 2 दे सकता है या 2 ले सकता है उसकी 2 है। जो एक जैसे ऑक्सीजन 2 ले सकती है तो उसकी वैलेंसी भी 2 ही है। समझ गए? तो वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हो रहा है बॉन्ड बनाते वक्त, वो उसकी वैलेंसी है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। सो पढ़ी होगी वहाँ से कर लेना। चलो करो, और छुट्टियाँ मत मारा करो यार, फिर से बार बार वही चैप्टर कराते रहो, दो कभी कोई छुट्टी मार लेता है, कभी छुट्टी मार लेता है। अब ये टॉपिक फिर मैं कल से आती हूँ, पहले ये समझ लो, सारा लर्न कर लो, ये ड्रॉ कर लो और 18 तक मुझे ये सुना लो। समझा गया? हाँ, मैं यहाँ से सुनूंगी आपसे बहुत, तो मैंने ये, मेरे को लगता मैंने ये भी सुना। खाओ, चलो। बलराज, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, इधर आओ। बड़ी देर होगी बैठे हुए, सर्कुलेशन भी ब्लड की नहीं हो रही है, एक वॉक करो। पढ़ लो अगम। देख रहा हूँ। तो क्या देखना है, हीरोइन है वो। सुना दो 2 आंसर। ये नहीं किया यार, करे मतलब कहने। और कोई चैप्टर तो नहीं है जो लिखवाया और हमने किया नहीं है? ठीक है, फिर इसको कर लो। और क्या करोगे? हिस्ट्री का जो चैप्टर मैंने करवाया है उसकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हो गए, शॉर्ट भी हो, एक रिवीजन दो उसकी और टेस्ट देना मैंने कल। खोलना है इसको। ये माइनस है, तुम्हारा माइनस चल रहा है? सारा गलत हो गया। मैं तुम्हें दिखा के बताऊं।
दोबारा करो उसको। ये स्ट्रक्चर तो मैच नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, आप ये चर्निंग ये जो है ना, ये आपने ये दिखाया ही नहीं, ये शो ही नहीं किया है। यहाँ आपने इसको काटा ही नहीं, आपको यहाँ से ग्लास दिखा दे ना, उन्होंने जूम करके दिखाया वो ग्लास के अंदर क्या होगा, बाकी तो वही होगा ना अंदर, वही तो दिखाया ना मुझे, तो वही चीज़ रही है, बस उन्होंने दिखाया कि अंदर क्या हो रहा है ग्लास के। छोटा सा हाँ नहीं सही बोल रही हो आप, ठीक है। हाँ ये सही है, ये भी सही है, इसको दोबारा, ठीक है। चलो साइंस निकालो, EDS साइंस निकालो। वो शेप ले लो आप, वो शेप लो। जब जी आप कितना टाइम हो गया आपको मैथ करते हुए? हाँ ओके। वहां रख दो बेटा इसको, वहां रख दो इसको, बार बार डिस्टर्ब हो। लिखना नहीं, लिखना तभी है जब बंद करके लिख दो। बैठ जाओ। कहाँ तक मैंने समझाया था उस दिन? डाइजेस्टिव सिस्टम था, हमें स्टार्ट करने लगी। ये कल खिला दिया था, ये करवाना है मुझे, ये करवाना है मुझे, आगे चलो। ये हमारे पास इन्होंने, अब मैंने आपको इसका मतलब बता दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बताया था, याद किया आपने? याद किया आपने? हेलो नमस्कार जी। अभी इसने तीसरा सब्जेक्ट अभी तक किया नहीं है इसने। अगर ये बोलता तो हम उस तरफ से मैनेज करते कि इसने जाना है, कि तीनों ही कर लेता ये। हाँ साइंस तो इसने टच भी नहीं की। अब ये 2 दिन फिर से छुट्टी मारेगा। ये हफ्ते में 2 दिन ही आता है, ये पूरे हफ्ते में 2 ही दिन आता है ये। आपको हम इसकी अटेंडेंस भेजेंगे, पूरे हफ्ते में ये 2 ही दिन आता है। 3 दिन भी आए ना तब भी अच्छे नंबर आ जाए पूरे हफ्ते में। ठीक है, मैं 15 मिनट बाद में भेज देती हूँ, ये सुनाएगा। ठीक है ओके, सुनाओ फटाफट। सोशल हाँ तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था माउथ से। माउथ, फिर उसके बाद थी फूड पाइप। फूड पाइप को हम कुछ और नाम भी है, पता है आपको? वेरी गुड, ठीक है, इसोफेगस। इसके बाद हमारे पास स्टोमक आता है, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर वो है 7.6 है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है। हाँ जी, लिख के दिखा दो। कुछ पढ़ाने लगे नहीं तुम्हें याद हो जाता है, और जब सुनने लगो तो तुम भूल जाता है। हाँ समझा दिए मैंने, क्वेश्चन लर्न करो उनको। क्वेश्चन नहीं समझाया मैंने अभी?
बोथ BA दोनों क्या है भैया, क्या तुम्हारा क्लास फेलो मतलब क्लासमेट्स हो तुम? कौन सा चैप्टर? पॉलिटिकल पार्टीज की कीवर्ड्स कर लिए थे? 2 क्वेश्चन दे दिए। ये कर लिए थे? ये करने के डिफरेंस हो रही है, कृष्णा रोड से पीछे है। डिफरेंस हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ पता तुम्हें क्या होता है? कर लेता हूँ। नहीं पता है, नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ कि जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पार्टी नहीं चेंज कर सकते। ये लॉ बन गया है। MLA MP करवाया था मैंने ये। नहीं स्कूल में है। हाँ, एफिडेविट को पता क्या होता है? एफिडेविट रिटर्न में देते हैं ऐसे किसी को कुछ। हाँ, कि भाई सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, नाउ इट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है ज़रूरी है, ये ज़रूरी है फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट। जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको एक एफिडेविट लिखना पड़ेगा। उस एफिडेविट में उसको अपनी प्रॉपर्टी, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ये सब कुछ उसको लिख के देना पड़ेगा। लिख करके अगर वो सही निकलता है तो वो क्या होता है, जो इसे एफिडेविट कहते हैं। स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने कुछ ये मतलब निकाले हैं, और उसमें से एक है एंटी डिफेक्शन की पार्टी नहीं चेंज कर सकते, दूसरा ये, और तीसरा स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न जिसने भरी होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसने और होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, अंदर जो वो छोटे मोटे इलेक्शन करता रहेगा उसी को पार्टी अनाउंस किया जाएगा, वही पार्टी कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा वही इलेक्शन फाइट कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें किस लिए हैं? ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन के लिए। ठीक है, एक ये है। डायनेस्टिक सक्सेशन किया आपने? डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? जैसे राजा के बेटे में हाँ बस ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों याद करो, तब तक मैं उसको समझा लेती हूँ फिर। हाँ, कहाँ पहुँचे थे भैया? हम माउथ की बात कर रहे थे। नहीं, हम माउथ में ही अभी, और माउथ से द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ। मुंह में शुरू हो जाता है डाइजेशन। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न हाउ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर च्यूइंग फूड, है ना? स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे तभी खाना चबा सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं हैव यू नोटिस हाउ योर माउथ वाटर्स व्हेन योर स्मेल, है ना? जब आती है तो पानी चलता है हमारे मुंह से। उनके जो उसके अंदर एक सेंस होता है तभी वो एक्टिवेट, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। द लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड, और वो जो निकला खाने को, अच्छे खाने की खुशबू से, वो क्या है? थूक। थूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवा। When we eat food, the tongue helps to mix the food with the saliva. टंग का काम बता दिया, टीथ का काम बता दिया, और फूड क्या करता है? वाटरी सबस्टांस लाता है, उसको बता दिया। This makes it tasty easy for the teeth to chew. वो तो सलाइवा की वजह से ना, उसका चबाना, उसका ब्रेक करना इजी हो जाता है सलाइवा और जीभ की वजह से। किसकी वजह से? सलाइवा। और सबसे पहले माउथ में क्या टूटता है? मुंह में क्या टूटता है खाने का? स्टार्च। क्या टूटता है? स्टार्च। ठीक है, लिख के देना ना आपने, रखो तो पेज चेंज कर दो। हाँ, एक और, अब देखो। ठीक है, तो क्या है कि मुंह में क्या टूटता है? क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि मुंह में क्या टूटता है खाने का? स्टार्च टूटता है, याद रखना है। और स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ, हम खाने में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और रफ वेज होती है। तो उसमें से इन 4-5 चीज़ों में से मुंह में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटता है। क्या टूटता है? कार्बो। ना प्रोटीन टूटती है मुंह में, ना फैट टूटता है मुंह में,
सिर्फ फैट टूटता है किसी हद तक और सिर्फ स्टार्च टूटता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड इनटू द सॉल्युबल ऑर्गन, तो ये सॉल्युबल कर देता है शुरू में। द फूड देन पासेस, फिर फूड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप जिसे कि हम ऑइसोफेगस कहते हैं, ठीक है। फिर फूड पाइप से स्टोमक में चला जाएगा, चला गया स्टोमक। अब स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक है क्या, खाली मसल से बना हुआ, खाली है, और यहाँ इसकी बाउंड्री में क्या है, मसल्स है, स्ट्रॉन्ग मसल्स। जैसे ही खाना अंदर आएगा क्या क्या निकलेगा, वॉल से, उस स्टोमक की वॉल से निकलेगा एसिड, है ना, एसिड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स निकलेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट। तो स्टोमक इज ए हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है बता दिया, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है जो कि चर्न कर सकती है चीज़ को, चर्न कर सकती है फूड को, स्मॉलर पीसीज में बदल सकते हैं और डाइजेस्टिव जूसिव जो है वो रिलीज होंगे और सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे इसको। कर दिया बिल्कुल एज इट इज़, मुझे याद चाहिए, कोई भी लाइन इसमें से मिस नहीं चाहिए मुझे, हाँ लिख के लेना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टोमक द फूड पासिस इनटू, अब खाना जो स्टोमक ने काम करना था वो कर दिया, अब फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, वहाँ फिर से डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, कहाँ से, पैंक्रियाज और लीवर से। कौन देगा उसको जूस, स्टोमक की वॉल से ही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसको जो प्रोवाइड करेगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो लीवर देगा और पैंक्रियाज देगा। लीवर बाइल जूस देगा और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस देगा। इज इट ओके? तो द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर एब्जॉर्ब बाय द, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं पूरी तरह से, अब ये एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में जाए और हमें शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर चलेगा। एनस पता है ना, तो बाहर चला जाएगा। इज इट ओके? तो कहते हैं द ब्लड कैरीज, अब ये ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा, पूरी पार्ट्स में पहुँचाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, नीचा दिखाना, एक्सप्लॉइट करना, किस मतलब किसी ना किसी तरीके से, मतलब उसका यूज़ करना, ठीक है। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज ए सेमी सॉलिड वेस्ट, बोलते जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में जाएगी पहले और रेक्टम के बाद एनस में जाएगी। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, पहले खाना जो है सेमी सॉलिड वो कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। ये मैं तब कराऊंगी जब आपको ये याद हो जाए, और ये मुझे ऐसे ही फ्लो चार्ट चाहिए, समझा गई? फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देना और ये याद करके लिख के देना, बंद करके, जब लिखोगे तब ये बुक यहाँ होनी चाहिए। ठीक ठीक ये मल्टीप्लाई है, तो उसने माइनस कर दिया, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई किसी रास्ते पे भी बताए, हमने अपने रास्ते पे चले।